मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक्सीड के ऑफिशियल ऐप पे स्वागत कर रहा हूं। फटाफट सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। आपको पता है कि घड़ी में 10 बज चुके हैं और रोज मैं आपसे इसी समय मिलता हूं और हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इतिहास विषय पढ़ रहे थे। आज हम लोग बहुत शानदार टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अभिलेखों के बारे में, खासतौर पर हम अशोक के अभिलेख के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि उनको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं। फिर हम लोग क्या करें, क्लास को आगे ले चले करने का काम करेंगे। चलिए फटाफट सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जैसे यूपीपी की परीक्षा हो गई, लेखपाल की परीक्षा हो गई, ठीक ना, यूपीएसआई की परीक्षा हो गई, तो यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनता है। 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना होती है कि अशोक के अभिलेख की लिपि क्या है, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है, अशोक के अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है, अशोक के कितने दीर्घ शिलालेख हैं, अशोक के कितने गुफा लेख हैं। इन्हीं सब 4-5 प्रश्न बनते हैं। लेकिन इसको अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप इसको बार बार भूलते रहेंगे। यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको हमेशा के लिए अशोक के अभिलेख याद हो जाएं, तो बहुत शानदार तरीके से आज आप समझने का प्रयास करेंगे। यानी आपको जो है थोड़ा संयम बना के रखना है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक है, जल्दी समझ में आता नहीं। ठीक, चलिए। जी हाँ, दिखाई भी दे रहा, सुनाई भी दे रहा। ठीक, चलिए, बहुत शानदार। जी जीपी जी स्वागत है, नारायण जी, आशु जी, सबका स्वागत है। ठीक ना, हाँ। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, कमेंट आपका मुझको दिख रहा। हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक क्या है, अशोक के अभिलेख। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानेंगे अभिलेख किसको बोलते हैं। पहले आप समझेंगे, हम लोग कुछ प्रश्न से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे अभिलेख क्या होते हैं। हम लोग क्या जानेंगे, अभिलेख क्या होते हैं। फिर हम ये जानेंगे अभिलेखों को क्यों बनवाया जाता था, क्यों लिखवाया जाता था। और फिर हम जानेंगे अभिलेखों को कहाँ लिखवाया जाता था। समझेंगे कौन सी चीज है, क्या है, कहाँ, कैसे। ये एग्जाम्पल तौर पे आप लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे कमेंट बॉक्स में कौन है, श्वेता सिंह जी हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को कोई संदेश देना है, मान लीजिए कि श्वेता जी को कोई संदेश देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा इनके पास एक मैसेज कर सकते हैं, इनको संदेश मिल जाएगा, या इनको ऑफिस से कॉल चला जाएगा, तब इनको मैसेज मिल जाएगा। यानी जब एक व्यक्ति को संदेश देना होता है तो क्या किया जाता है, व्यक्ति उनके साथ सीधे इंडिविजुअल क्या वार्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन सबको संदेश देना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन पे, कहाँ पर, हम अपने एप्लीकेशन पर एक नोटिफिकेशन डाल देंगे और सारे बच्चों को संदेश मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को संदेश देना था कि 9 बजे से कुलदीप मिश्रा सर की क्लास शुरू होने वाली है, एक नोटिफिकेशन गया, सभी बच्चे जान गए। अब मान लीजिए हमारे एक्सीड परिवार में जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, अगर इस सबको कोई संदेश देना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, इस संदेश को डालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पर हमारे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। यानी जैसा संदेश देना होगा आप ऐसा काम करेंगे। ठीक, जैसे आप देखते होंगे, आप लोग घर में देखते होंगे, आप जब अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप में आपको इंडिविजुअली मैसेज करना है तो आप एक व्यक्ति को मैसेज कर देते हैं। अगर आपको पूरे परिवार को मैसेज देना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के मैसेज कर देते हैं। ठीक वैसे होता है। यानी जैसे व्यक्ति को संदेश देना होता है वैसे वैसे संदेश भी दिया जाता है। तो आज का जमाना क्या है, आज हम लोग मैसेज कर सकते हैं, आज हम लोग नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, आज टेलीग्राम है, आज व्हाट्सएप है, आज फेसबुक है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में तो ये सब चीजें थी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, हाँ चलिए ध्यान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो अब आप दिमाग लगाएं, पहले के राजा कैसे संदेश देते रहे होंगे। मान लीजिए कि अशोक नाम का राजा है, इसको इलाहाबाद की जनता को संदेश देना है, रहता बिहार यानी पटना में बैठता है। इसको अफगानिस्तान में संदेश देना है, इसको पश्चिम बंगाल में संदेश देना है, इसको कर्नाटक में संदेश देना है, इसको जम्मू कश्मीर में संदेश देना है। तो अगर घोड़े पे सिपाही बैठा के भेजेगा तो क्या होगा, सिपाही पहुंचेगा, संदेश देगा, समय भी चला जाएगा, और सिपाही किस भाषा में संदेश देगा ये भी समस्या हो जाएगी। राजा के शब्दों को हुबहू सिपाही बता भी तो नहीं पाएगा राजा क्या चाहता है। इसीलिए राजा क्या करते थे, इसीलिए राजा अभिलेख लिखवाया करते थे।
तो उम्मीद करो आप समझ पा रहे होंगे कि जब किसी राजा को अपनी जनता को संदेश देना होता था तो क्या करते थे, वो अभिलेख लिखवाया करते थे। तो आप क्या कहेंगे, अभिलेख क्या होते हैं, तो आप कहेंगे किसी राजा के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी राजा के द्वारा अपनी जनता को, किसी राजा के द्वारा अपनी जनता को दिया जाने वाला, अपनी जनता को दिया जाने वाला आदेश, दिया जाने वाला आदेश या संदेश क्या कहलाता था, यह कहलाता था हमारे अभिलेख। यानी उस समय फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं, तो करते क्या थे, उस समय के जो राजा थे ये किसी पत्थर पर, किसी दीवार पर, किसी गुफा में, किसी पिलर पर लिखवा देते थे और जनता सारा जान माल समझेंगे। मान लीजिए कि इलाहाबाद की जनता को संदेश देना है तो क्या करेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद पार्क में जाके एक पत्थर लगवाएंगे, उसमें सारा संदेश लिखवा देंगे। ठीक, हाँ चलिए बताएंगे, समझ पाए ना, एक बार बताएंगे, समझ पाए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अभिलेख क्या है तो आप बता पाएंगे, आप कहेंगे अभिलेख क्या होता है, ये एक राजा का संदेश होता है। और राजा क्या होता है, राजा जो होता है वो इसको लिखवाता है अपनी जनता को क्या करने के लिए, बताने के लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अभिलेख क्यों लिखवाए जाते हैं, अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे, समझेंगे। पहला कारण क्या है, पहला कारण होता था ताकि जनता, पहला कारण था ताकि जनता राजा की नीतियों से परिचित हो जाए, जनता राजा की नीतियों से परिचित हो जाए। बहुत ध्यान समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, ठीक ना, और राजा को पता चला कि भैया अकाल पड़ गया है, क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया है। अब राजा ने कहा कि देख ठीक है हम टैक्स नहीं लेंगे। मान लीजिए कि अशोक को पाटलिपुत्र में पता चला कि कर्नाटक में अकाल पड़ गया है, उसने कहा कर्नाटक से टैक्स नहीं लेना है, तो संदेश भेजना पड़ेगा। अब सिपाही घोड़ा लेके चल दिया, चलो संदेश दे करके आते हैं। वहां पहुंचा तो जो कर्नाटक में कारभार देखता था उसने कहा एक काम करते हैं, हम लोग ये घोषणा कर देते हैं कि राजा ने कहा है कि टैक्स को घटा दिया जाएगा, यानी पूरा माफ ना करे घटा दिया जाएगा, जो राशन इकट्ठा होगा हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। यानी राजा की नीतियां ठीक तरीके से जनता तक पहुंच जाएं, इसके लिए राजा का जनता से संवाद होना बहुत जरूरी है। और राजा तो हर जगह जा नहीं सकता, तो राजा ने क्या कहा, मैं किसी से संदेश भेजने के बजाय मैं कर्नाटक में क्या करूंगा, एक जगह चुनूंगा, वहां एक अभिलेख लिखवा दूंगा कि इस साल आपसे कर नहीं लिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जनता राजा की नीतियों से क्या हो पाए, परिचित हो पाए, इसलिए क्या किया करता था, इसलिए ये जो है ये लिखवाया करता था अभिलेख। दूसरा ध्यान देंगे, राजा का आदेश, राजा का आदेश, राजा का आदेश समस्त जनता को प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, राजा का आदेश समस्त जनता को प्राप्त हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए कि राजा ने कहा कि आज के बाद कोई मदिरा पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। अब सोचिए पाटलिपुत्र में बैठ के राजा कह रहा है कोई शराब नहीं पिएगा, तो अफगानिस्तान तक ये बात कैसे जाएगी, जनता को कैसे पता चलेगा। तो जनता को राजा की हर नीति का पता हो, जनता को राजा के हर आदेश का पता हो, और अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो क्या किया जाए, इसलिए क्या अभिलेख लिखवाए जाते थे। यानी राजा अपना आदेश लिखवाता था, कहां लिखवाता था, तो पत्थरों पर लिखवा देता था, गुफाओं में लिखवा देता था, क्या कहते हैं पिलर्स पे लिखवा देता था। क्यों, ताकि उसकी सारी नीतियां जनता तक पहुंच पाए। ठीक, अब देखिए प्रतिभा दुबे जी ने कहा कि सर अशोक के अभिलेख की लिपि क्या है। प्रतिभा जी थोड़ा क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, मैंने कहा ना एक एक करके सब समझाऊंगा, उड़ उड़ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए, हाँ चलिए, ठीक। यानी राजा अपना लिखित संदेश, अब देखिए कहां लगाएगा, आप सोचिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग के मालिक होते, आप किसी कोचिंग के मालिक होते या आपको किसी चीज का ऐड करना होता तो आप अपना ऐड कहां लगवाएंगे, व्यक्ति अपना ऐड वहां लगवाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना पोस्टर बनवा करके अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, हम लोग अपना पोस्टर बनवा करके मार्केट में लगवाते हैं, बाजारों में लगवाते हैं। तो जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहीं पे क्या अभिलेख लिखवाया जाता था, ताकि ज्यादा जनता वहां आए और चीजों को जान पाए। तो आप क्या कहेंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे जहां पे मेला लगता था, यहां पे जैसे जहां पे बाजार लगता था वहां पे,
ठीक ना। जैसे जहां पे त्योहार मनाए जाते थे, यहां पे इन सब जगहों पे क्या ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभिलेख लिखवाए जाते थे, अभिलेख लिखवाए जाते थे। ठीक, चलिए एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे, क्या आप जान पाए कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख क्यों बनवाए जाते थे और अभिलेख कहां बनवाए? तीनों प्रश्नों का जवाब आप समझ पाए कि नहीं बताएंगे। अगर आप ये समझ पाए तब हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब ठीक, चलिए अब हम लोग आएंगे अपनी विषय वस्तु पे, उसका नाम है अशोक के अभिलेख। क्या नाम है? अशोक के अभिलेख। चलिए देखिए, यहां से मैं आपको जो जो चीजें पढ़ाऊंगा ना, आप लोग अभी कॉपी में नहीं लिखेंगे, अगर आप लोग कॉपी में बाद में लिखिएगा। ठीक, आज की क्लास को पहले आप समझ लीजिए, तो याद समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। अगर समझ पाएंगे तब आपको लिए बहुत फायदा होगा। रटने को तो आप सारी जिंदगी रटते आए हैं, रटना नहीं, आपको खाली आज समझने का प्रयास करना है। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक, सब लोग कमेंट करेंगे यस सर, यस सर, यस सर। शिवलाल, विकास, अंशु, अमरजीत, समर, अंकित, अंजलि, धन बहादुर, कहाँ गई वो कन्या भाई, गुस्सा हो गई क्या? हाँ, प्रतिभा जी अभी बताएंगे, प्रतिभा जी भी सब बताएंगे, पर एक एक करके मैं सारी चीजें पॉइंट वाइज साफ देख। अब हम लोग अशोक के अभिलेख पे आएंगे, देखेंगे। पहली बात तो आप ये जानेंगे कि अशोक, पहला पॉइंट आप क्या जानेंगे, भारत में क्या लिखेंगे, भारत में अभिलेखों की शुरुआत करने वाला, भारत में अभिलेखों की शुरुआत, भारत में अभिलेखों की शुरुआत करने वाले पहले शासक हैं। क्या करने वाले पहले शासक? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत देश में सबसे पहले अभिलेख लिखवाना किसने शुरू किया, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले अशोक ने अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कल आपने पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का दो अभिलेख मिलता है, लेकिन मैंने वहां पे कहा था ताम्रलेख मिलता है। याद करेंगे, मैंने वहां पे कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा से और महास्थान से ताम्रलेख मिलता है, तांबे के पन्ने पे लिखा हुआ मिलता है। वो अभिलेख नहीं, वो ताम्रलेख है। ठीक ना। जैसे हड़प्पा से भी मुहरें प्राप्त हुई, उन पे भी लिखा हुआ है, तो अभिलेख तो नहीं है। अभिलेख का मतलब होता है राजा जो अपना संदेश देना चाहेगा पत्थरों पे, तब अभिलेख कहलाएगा। ठीक ना। यानी आप क्या कहेंगे, भारत में सबसे पहला अभिलेख किसने जारी किया था? तो वो जारी किया था हमारे अशोक ने। ठीक, पहला। फिर दूसरा प्रश्न क्या आता है कि अगर अशोक ने अभिलेख लिखवाना शुरू किया तो अशोक ने कहीं से सीखा रहा होगा। जी हाँ, चलिए देखिए कहां से, क्या है भाई, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं श्रेया जी? कांड ने, भारतीय लोग, चलिए समझेंगे, हो गया। देखेंगे अशोक ने कहां से सीखा, तो याद करेंगे अशोक ने अभिलेख की प्रेरणा कहां से लिया था? तो अशोक ने जो प्रेरणा लिया था ये ईरानी राजाओं से लिया था। कहां से लिया था? ईरानी शासकों जिसने प्रेरणा लिया था। और एक बार यूपी पीसीएस में प्रश्न आया था कि किस ईरानी शासक से प्रेरणा लेकर के अशोक ने काम किया था? आप क्या बताएंगे? दारा नाम था। क्या नाम था? उसको डेरियस कहा जाता था, हम लोग उसको भारत में दारा कहते थे। क्या दारा? डारा या डेसियस नाम के राजा से क्या किया था? अशोक ने संदेश लिया था, अशोक ने प्रेरणा लेकर तब उसने क्या किया था? अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। ठीक, फिर देखेंगे अशोक ने अपने समय में अनेक अभिलेख लिखवाए। तो अशोक के ना रहने के बाद अभिलेख को दिन तक चलते रहे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो अभिलेखों को कोई समझ नहीं पाता था। बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहले एक राजा हुआ फिरोज शाह तुगलक। बहुत ध्यान समझेंगे, सब प्रश्न आता है। एक राजा कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। चलिए कमेंट करके बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक जो है ये सल्तनत काल का राजा है, तुगलक वंश का राजा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख के महत्व को पहचाना था। समझेंगे, यानी इसके पहले क्या था, जब हमारे यहाँ मुगल आ गए, तो जब हमारे मुस्लिम आ गए तो अशोक के अभिलेख पत्थर की चट्टानों पे ऐसे लिखे रहते थे, कोई इनकी वैल्यू नहीं समझता था इसमें क्या लिखा गया है। अब प्रश्न आएगा वैल्यू क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि ये जो अशोक के अभिलेख है ना, ये अधिकांश ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। मैक्सिमम जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं और प्राकृत भाषा में लिखे हैं, तो कोई इनकी वैल्यू नहीं समझ पाता। ऐसे आप रास्ते में जाते रहिए और एक मलयालम भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में पेपर लिखा हो, गिरा हो, क्या आप कभी उसकी वैल्यू समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका लेखपाल का जो पेपर होने वाला है, आपका जो यूपीपी का पेपर होने वाला है, आपका जो एसएससी का पेपर होने वाला है, आप रास्ते में जा रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर आउट होकर के और मलयालम
भाषा में, मलयालम भाषा में जो है वो रास्ते में गिरा हुआ है, तो क्या कभी आप इसकी वैल्यू करेंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, इसीलिए क्या इसके महत्व को किसी ने नहीं समझा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसके महत्व को पहचाना, उसको लगा कि हाँ ये बहुत खास चीज है, इसको हमको पढ़वाना चाहिए बहुत ध्यान से। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसने देखा कि एक ऐसा शिलालेख था जो टोपरा में था। कहाँ पे था? टोपरा में एक शिलालेख था और एक कहाँ था? एक मेरठ में था। यानी इसने अशोक के दो शिलालेखों को पहचाना। कहाँ? एक टोपरा में था, एक मेरठ में था। मेरठ उत्तर प्रदेश में है, टोपरा हरियाणा में है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसको तुगलक कर लेंगे भाई यार, इतना तो आप लोग समझते हैं ना, इतना तो आप लोग समझते हैं ना, तुगलक कर लीजिए, इतना तो आप लोग समझ लेंगे ना। हाँ ठीक, आइए देखेंगे समझेंगे। तो इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उसने टोपरा में जो स्तंभ लेख था उसको पहचाना और मेरठ में जो स्तंभ लेख था इसके महत्व को पहचाना। इसने किया क्या, इसने इन दोनों को कहाँ मंगा लिया, इसको दिल्ली मंगा लिया। कहाँ मंगा लिया? तो सुल्तान था दिल्ली, इसने कहा मुझे दिल्ली मंगा लिया। इसलिए आज इसको क्या कहा जाता है, आज इसको कहता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यानी आप क्या कहेंगे, इसको इसने क्या किया, टोपरा से दिल्ली मंगा लिया और मेरठ से कहाँ मंगा लिया, दिल्ली मंगा लिया। और इसने कुछ लोगों को लगा करके इसको पढ़वाने का प्रयास किया, कहा कि पढ़ करके बताइए इसमें क्या लिखा गया है, ठीक ना। लेकिन आप क्या कहेंगे, ये पढ़वाने में क्या रहा, असफल रहा। यानी ये जो है इसको पढ़वाने में सफल नहीं हो पाया। तो आप क्या कहेंगे, मध्यकाल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसके महत्व को पहचानने का प्रयास किया था। ये दोनों स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख क्या होते हैं आगे मैं आपको भी समझाऊंगा। ये दोनों स्तंभ लेख थे। कुल मिला के अशोक का दो अभिलेख कौन कौन सा, एक टोपरा और मेरठ में जो था उसको दिल्ली मंगाया गया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, पढ़ने का असफल प्रयास किया। फिर देखेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज आ जाएंगे और अंग्रेजों के समय एक पादरी हुआ करते थे। देखेंगे उन्होंने क्या किया, तो 1775 में एक पादरी थे, एक फादर थे, उनका नाम था टी फैनथेलर। क्या नाम था, टी फैनथेलर। ठीक, देखेंगे 1775 में टी फैनथेलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पढ़ने का प्रयास किया। स्तंभ लेख को पढ़ने का प्रयास किया। बहुत ध्यान समझेंगे। यानी आधुनिक भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले किसने प्रयास किया, एक फादर थे टी फैनथेलर। इन्होंने कहा आइए मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये भी क्या हो गए, ये भी असफल हो गए, यानी ये पढ़ नहीं पाए। ध्यान देंगे, एक बार जो है ये प्रश्न आईएएस की परीक्षा में आया था कि फादर टी फैनथेलर ने किस अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया था, तो इन्होंने जो मेरठ से दिल्ली मंगाया गया था, यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे शिलालेख अब भी हैं, सब है, अभी मैं बताऊंगा कौन वाला कहाँ है। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है वो यहां से आता है। ध्यान दें क्या हुआ, 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ये नाम याद करें कभी नहीं भूलेंगे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने डिकोड किया, तो आप क्या बताएंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने। बात कहां शुरू होती है, बात शुरू होती है फिरोज शाह तुगलक से और बात कहां तक जाएगी, जेम्स प्रिंसेप तक। जेम्स प्रिंसेप ऐसे व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1897 में सबसे पहले इसको पढ़ने का काम किया। और देखिए ये किस लिपि में लिखा था, तो आप लोग क्या जानते हैं, ये जो अभिलेख था ये ब्राह्मी लिपि में लिखा था। किस लिपि में लिखा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो आप क्या जवाब देंगे, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। या इसी प्रश्न को आपसे ऐसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख को, प्रश्न यह है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने डिकोड किया, आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप ने। या आपसे पूछा जाए ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आप क्या बताएंगे, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वो हमारे जेम्स प्रिंसेप कहलाते हैं।
3 बार क्या है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगर बहुत गहराई में जाके पूछेगा तब ये पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप ने किस अभिलेख को पढ़ा था, तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। याद कैसे करेंगे, देखिए यहां पे लिखा है पास शब्द, पास से क्या होता है, पहला, या पास होता है प्रथम। तो सबसे पहली बार कौन सा पढ़ा गया था, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को पढ़ने का काम किया गया। ठीक, चलिए कमेंट करेंगे, बताएंगे समझ पाए इसको। चलिए हाँ ठीक, बताएंगे। इतनी चीजें आपको याद करनी, इतनी चीजें आपको याद करनी है, ठीक ना। चलिए फिर देखेंगे अगला नोट पॉइंट, लिखेंगे अशोक के अधिकांश अभिलेख, मैक्सिमम अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में है। दोनों याद करें, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। अभी मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी लिपियां हैं। आप क्या कहेंगे, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में क्या हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ठीक, फिर देखेंगे अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक ने 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख लिखवाए हैं। 3 प्रकार के अभिलेख हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझना था। अब देखिए, अब हम लोग एक कदम कीजिए, बिल्कुल शानदार। अब हम लोग अगला कदम बढ़ाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे। अभी जो प्रतिभा जी पूछ रही थी, अगली हेडिंग बनाएंगे अशोक के अभिलेखों की लिपि, हेडिंग बनाएंगे। अभी तो आपका दिमाग तब घूमेगा जब मैं आपको अभिलेखों को समझाना शुरू करूंगा, अभिलेख कैसे कैसे हैं। हेडिंग बनाएंगे अभिलेखों की लिपि। देखिए बहुत शानदार प्रश्न यहां से बनता है, ठीक ना। चलिए, और फिर एक चीज नोट करेंगे आज से आप लोग, आज से क्या हो रहा है, कल रात में मैंने संविधान की प्रैक्टिस पूरा करवा दिया है, आप लोगों ने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया है। आज रात में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के 50 प्रश्न करवाऊंगा। पाषाण काल मैंने आपको परिचय में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, आज आपको सबको रात में 10 बजे आना है, ठीक ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के कठिन कठिन प्रश्नों को अगर आप हल करना चाहते हैं, जो यूपी पीसीएस में आते हैं, जो बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, तब आपको रात में मेरे साथ जुड़ना है ताकि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक, कल मैंने संविधान को पूरा कर दिया है, जो बच्चे नहीं देखे होंगे 18-19 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पूरा रिवीजन संविधान में कर सकते हैं। अगला देखेंगे अशोक की लिपियां। तो पहला प्रश्न आता है अशोक ने अपने अभिलेख में, तो आप क्या बताएंगे, अशोक ने अपने अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल 4 प्रकार, हाँ ठीक। आइए देखिए, तो सब लोग रात में सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन है ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, तो सब लोगों को आना, ठीक, रात में 10 बजे। चलिए देखेंगे सब 4 लिपियां कौन कौन सी नोट करेंगे, देखेंगे क्या। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, सबसे ब्राह्मी लिपि है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि है। ये सब लिपियों का नाम है। अब लिपि क्या है और भाषा क्या है ये मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपको हिंदी वाले सर समझाएंगे कि लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है। फिर एक खरोष्ठी लिपि, कौन सी है, खरोष्ठी लिपि होती है, ठीक ना। अगली कौन सी है, अगली होती हमारी यहाँ ग्रीक लिपि, कौन सी, अगली को ग्रीक लिपि कहा जाता है, या इसी को हमारे यूनानी लिपि भी कहा जाता है, ग्रीक या यूनानी लिपि कहा जाता है। और चौथी कौन सी है, चौथी है अरामेइक लिपि, क्या, आरमेइक या अरामेइक लिपि। ठीक, याद करेंगे अशोक के जो अभिलेख हैं इतिहास पर। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, अरे आरती जी, अरे योगेश जी, अभी योगेश जी अभी आ रहा हूं, मैं बताऊंगा कैसे अभिलेख लिखे जाते हैं। अभिलेख जो होते थे वो छेनी हथौड़ी से पत्थरों को तोड़ तोड़ कर लिखे जाते थे, ठीक ना। पत्थरों को छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के लिखे जाते, अभी समझाऊंगा, परेशान न होइए, ठीक ना। अभी लिपि पे आऊंगा, फिर मैं आपको अभिलेख दिखाऊंगा, ये परेशान न होइए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई मैं आपके बैच में भी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करते चलिए, ठीक ना। मैंने पूरा संविधान सभा से लेकर के संविधान संशोधन तक चैप्टर वाइज मैंने करवाया है, उसका पीडीएफ दिया है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यहाँ भी करवाता हूँ, लेकिन अगर आप 15 क्वेश्चन यहाँ हल करते हैं, अगर आपको 50-60 क्वेश्चन हल करना है तो आप रात में 10 बजे जुड़िए, वहां पर मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चन हल करवाता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन के भी बच्चे हैं, यूट्यूब के भी बच्चे हैं, सबके लिए, तो वहां मैंने बहुत बेहतरीन सीरीज शुरू की है। अरे बहुत सारे बच्चे आते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए सेशन कैसा रहता है। अब देखिए, चलिए लिपियों पे आएंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि आप क्या कहेंगे, अशोक। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, परीक्षा में आता है कौन सा अभिलेख किस लिपि में है, किस में नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एकदम तत्काल तैयार हो जाएगा। हाँ चलिए,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे ब्राह्मी। अरे देखिए समर जी ने लिखा है कि इतनी मेहनत करते थे अशोक अपना अभिलेख लिखवाने में, तो वो उस समय मेहनत करके गए, तो आज हम उसको पढ़, इतिहास में उनका नाम क्यों अमर है, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। ठीक, तो पानी पिला देंगे। चलिए देखेंगे ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे, समझेंगे। आप क्या कहेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में है। वही ट्रिक बताऊंगा, क्या याद करेंगे आप, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या है, तो कितने कैसे नहीं याद करेंगे, सिर्फ आप क्या याद करेंगे, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं किस लिपि में है, वो हमारे यहाँ ब्राह्मी लिपि में ही पाए जाते हैं। ठीक, खरोष्टी की बात करेंगे, ध्यान देंगे, खरोष्टी लिपि में अशोक के केवल 2 अभिलेख हैं। बहुत आसान याद करना, क्या, केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं अशोक के जो खरोष्टी लिपि में है। दोनों का नाम आपको याद करना है, क्या, एक कहां पाया जाता है, एक मानसेहरा में पाया जाता है, जहां क्या नाम है, एक मानसेहरा में अशोक ने लिखवाया था, और एक कहां लिखवाया था, एक शहबाजगढ़ी में लिखवाया था। यानी शहबाजगढ़ी की जनता को संदेश देने के लिए और मानसेहरा की जनता को संदेश देने के लिए इसने क्या किया, इसने अभिलेख कहां लिखवा दिया, इन दोनों जगह लिखवा दिया। अब याद क्या करेंगे, ये दोनों स्थल कहां हैं, ये दोनों स्थल पाकिस्तान में है। कहां पर है, आज के पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान में अशोक का शासन था, कैसे प्रमाणित होगा, वहां मिलने वाले क्या अभिलेखों से प्रमाणित हो जाता है। अब देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, हालांकि सिर्फ दिमाग में, जो शहबाजगढ़ी है ये पाकिस्तान के हजारा जिला में है, और जो मानसेहरा है वहां के पेशावर में है। इतना नहीं आपको याद करना, आप सिर्फ क्या जानेंगे, पाकिस्तान में कौन से अभिलेख प्राप्त है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक ना। शहबाजगढ़ी कहां है, ये हजारा जिला में है, मानसेहरा कहां है, पेशावर में है। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, ये कहां पर है, ये पाकिस्तान के हजारा जिला में है, हजारा जिला में है, ठीक ना। इसको आप सब लिखा, ये पेशावर में है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगर हम ग्रीक और यूनानी लिपि की बात करेंगे, यही समझना है, यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। हम लोगों को एक अभिलेख प्राप्त हुआ, कौन सा, उसको कहते हैं कंधार अभिलेख। ध्यान समझेंगे, क्या प्राप्त हुआ हमको, एक कंधार, यानी कंधार से हम लोगों को एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कंधार कहाँ है, तो कंधार आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो हमको कंधार से, काबुल कंधार है ना, कंधार से हमको एक अभिलेख प्राप्त हो गया। इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं सर-ए-कुना अभिलेख। क्या कहते हैं, सर-ए-कुना अभिलेख। ये बहुत बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर-ए-कुना अभिलेख प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख हमको मिलता है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। इसके कुछ अंश को ग्रीक लिपि में लिखा गया है, इसके कुछ अंशों को किसमें लिखा गया है, अरामीक लिपि में लिखा गया है। यानी अगर आपको खाली 3 याद करना है, क्या, कि कंधार अभिलेख जो है, कंधार में जो अभिलेख मिला है, या जो सर-ए-कुना अभिलेख है, इसमें अरामीक लिपि का भी प्रयोग है, इसमें ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। और शहबाजगढ़ी मानसेहरा जो अभिलेख प्राप्त है, इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। बाकी जितना अशोक का अभिलेख है, सबका सब किस लिपि में है, सबका सब ब्राह्मी लिपि में है। 3 नाम आपको याद करना है, कंधार अभिलेख या सर-ए-कुना अभिलेख जो है, ये ग्रीक या यूनानी लिपि में है, या अरामीक लिपि का भी इसमें प्रयोग किया गया है, और खरोष्टी लिपि में 2 है, बाकी सब इसमें है। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विलिपि अभिलेख। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको द्विलिपि अभिलेख कहा जाता है। क्योंकि यह किस लिपि में लिखा गया है, या हमारे यहाँ द्विलिपियों में लिखा हुआ मिलते, इसको द्विलिपि अभिलेख कहते हैं। साथ ही 2 भाषाओं में भी है, तो आप क्या कहेंगे, इसको द्विभाषीय अभिलेख कहते हैं। क्या, द्विभाषीय अभिलेख कहा जाता है। ठीक, चलिए बताएंगे। प्रतिभा जी जो बोल रही थी बताएंगे, क्लियर हो गया कि नहीं। अशोक ने 4 लिपियों का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा अभिलेख किसमें, ब्राह्मी में है, याद ही नहीं करना, सिर्फ क्या याद करना है, खरोष्टी लिपि में 2 अभिलेख हैं, मानसेहरा शहबाजगढ़ी, और एक अभिलेख मिला कहां से, कंधार से, जहां का जिसका कुछ अंश ग्रीक लिपि में है, कुछ अरामीक लिपि में है। बताएंगे, समझ पाए। हाँ चलिए बताएंगे। ठीक, चलिए ये जो मिला है, ये अशोक का लघु शिलालेख, आगे मैं बताऊंगा, ये लघु शिलालेख है, ठीक ना। कुल मिला के हम सिर्फ अभिलेख शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ये है। हाँ बिल्कुल, चलिए बताएंगे, समझ पाए इसको। देखिए शिवलाल जी ने कहा कि पहले के लोग कई लैंग्वेज का प्रयोग करते, देखेंगे शिवलाल जी समझेंगे। इसका नाम है खरोष्टी लिपि। देखिए इसका नाम खरोष्टी लिपि कैसे पड़ा, तो ये जो लिपि है ना, ये यूनान वाले प्रयोग किया करते थे। तो जब यूनान के लोग भारत आए, ईरानी लोग जब भारत आए ना, तो उन लोगों का ओंठ बहुत मोटा मोटा होता था, और वो लोग इस लिपि का प्रयोग किया करते थे। तो खर मतलब होता है गधा, ओष्ठ मतलब ओंठ होता है, यानी इसे गधे का ओंठ मोटा मोटा होता था, वैसे इस लिपि का प्रयोग करने वाले लोगों का भी ओंठ मोटा मोटा होता था। तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये खरोष्टी लिपि है। ठीक, तो खरोष्टी लिपि प्रयोग कौन करता था, यूनान वाले किया करते थे। इसका नाम कैसे पड़ा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बोलने वाले लोगों का ओंठ बहुत मोटा मोटा होता था।
देखिए, हाँ देखिए, प्रसून जी ने पूछा कि सर ये राइट से लेफ्ट थी कि लेफ्ट से राइट? देखिए याद करेंगे, प्रसून जी याद करेंगे, ये जो ब्राह्मी लिपि है ये लेफ्ट से राइट थी, याद कर ले, क्या थी? लेफ्ट से राइट थी। खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे, ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक ना? इतना आपसे नहीं पूछेगा भाई ये कैसे लिखी जा रही थी, ये भी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और ये भी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। यानी आपको क्या याद करना है, अलग कौन सी है? अलग खरोष्ठी है, बाकी सब एक समान है। अभिलेख की भाषा नहीं, वीर बहादुर जी, अभिलेख की भाषा प्राकृत है, अभिलेख की भाषा प्राकृत है, ठीक ना? जैसे देखिए अधिकांश जो है अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में है, ठीक ना? और ग्रीक भाषा में और अरमैइक भाषा में केवल एक अभिलेख मिला है, कौन सा? वो है सरेकुना अभिलेख। अरे रेणु जी, मैंने आपको पहले यहां पे क्या लिख दिया, थोड़ा दिमाग लगाइए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में प्राप्त है, मैंने पहले लिख दिया ना यहाँ पे, ठीक? चलिए, समझ पाए ना? हाँ, चलिए अब देखिए अगली हेडिंग आप बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। देखिए यही सबसे कठिन दिमाग, यही सबसे कठिन पॉइंट है, थोड़ा दिमाग को ठंडा करके लिखेंगे, ठीक ना? समझने पहले से मान लीजिए मुझको समझ में आ रहा, पहले से क्या मान लीजिए कि हमको समझ में आ रहा, पहले से मान लीजिए कि समझ में आ रहा, ताकि आपका हौसला बढ़ जाए। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, आज आप ऐसी बहुत सारी नई चीजें जानेंगे ना जो नहीं जानते होंगे कई लोग, आज आप जान जाएंगे बहुत सारी नई नई चीज। देखिए अशोक ने जितने अभिलेख बनवाए भारत में, देखिए मैंने आपको यहां पहले क्या बता दिया कि अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख बनवाए हैं, तो आप क्या कहेंगे, अशोक के जो अभिलेख हैं ये कुल 3 प्रकार, कितने प्रकार के? कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला कौन सा? सबसे पहले अशोक ने बनवाए, सबसे पहले उसको कहते हैं शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। पहला क्या कहलाएगा? शिलालेख कहलाएगा। यानी अशोक ने शिलालेख बनवाया, एक अभिलेख कहलाता है। एक अशोक ने बनवाया स्तंभ लेख। क्या बनवाया? स्तंभ लेख बनवाया। और एक उसने क्या बनवाया? गुफा लेख बनवाया। क्या? गुफा लेख। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इसने आजीविकों को गुफाएं बनवा के दान दिया, तो क्या गुहा लेख या गुफा लेख कहलाता है, ठीक? तो अशोक ने, यस सर मुझे समझ आ रहा है, चलिए सबको आएगा, सबको आएगा, परेशान नहीं हुई, बिल्कुल, हाँ कोई बात नहीं। देखिए ये आपका, अगर आपने पैसा पेमेंट किया तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे पूछें, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कोई कमेंट नहीं देख पाता तो दूसरी बात है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि कोई भी बात आपकी रह ना जाए, सारी बातें आपको समझ में आए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, टाइम में बदलाव किया जाएगा, देखा जाएगा उसको, ठीक? चलिए हाँ बिल्कुल, समर, विशाल, अंजलि, हाँ चलिए ठीक, आइए देखें, समझेंगे। अब देखिए शिलालेख क्या था समझेंगे। तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने कुछ अभिलेख जो थे वो पत्थर की चट्टानों पर लिखवा दिया। कहाँ लिखवा दिया? कुछ जो उन्होंने पत्थर की चट्टान पर लिखवा दिया। जैसे मान लीजिए राजा को संदेश देना है तो राजा अभिलेख ऐसा लिखवाएगा जो लंबे समय तक चले। यानी जब अगर समझेंगे, अगर राजा जो है वो किसी कमजोर चीज पे अभिलेख लिखवा देगा तो वो तो चलेगा नहीं। तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने ऐसे एक चट्टान लिया, चट्टान पे कुछ लिखवा दिया, ऐसे चट्टान लिया कुछ लिखवा दिया, ऐसे चट्टान लेके लिखवा दिया। यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पे, छोटी छोटी चट्टानों पे अशोक ने क्या किया, अपना अभिलेख लिखवाने का काम किया। क्या कहलाता है? यानी इस पे ऐसे ऐसे क्या किया, ऐसे ऐसे लिखवाने का काम कर दिया। ये क्या, ये हो गया उसका शिलालेख हो गया। फिर देखिए फिर अशोक ने क्या किया, दूसरा अशोक ने क्या किया, अशोक लिखवाया स्तंभ लेख। स्तंभ लगा पिलर, इसको कहते हैं पिलर की। अशोक ने क्या किया, अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर, किस पर? पत्थर के स्तंभों पर लिखवाया। इसमें समझे, इसने क्या किया, इसने एक स्तंभ बनवाया, पत्थर कैसे ऐसे बनवाया, ऐसे, ये क्या, एक स्तंभ बनवाया, ठीक ना? फिर इसने क्या किया, इसने इसके चारों ओर लिखवा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, जैसे मान लीजिए समझे ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक पिलर है। अशोक ने क्या किया, अशोक ने इसके चारों लिखवाई, यहां शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, इसने क्या किया, पूरी बात को लिखवाने का काम कर दिया। लिखवाते कैसे थे, तो छेनी या थोड़ी से पत्थरों को तोड़ तोड़ के लिखा जाता था, समझेंगे ना? यानी पहले क्या किया, अशोक ने एक बड़ी सी चट्टान लिया, उसने चट्टान पे क्या कर दिया, लिखवा दिया। फिर क्या किया, पिलर बनवा के पिलर पे लिखवा दिया। फिर उसने क्या किया, उसने पहाड़ों को कटवा कर गुफाएं बनवाई। क्या किया, पहाड़ों को कटवा कर गुफाएं बनवाई। फिर उसने क्या किया, गुफाओं की दीवार पे लिखवा दिया।
क्या किया, गुफाओं की दीवार पर उसने लिखवाने का काम किया। समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ था, इसने क्या किया, पहाड़ की दीवार को काट करके ऐसे एक गुफा बनवा दिया। इसने क्या किया, इस गुफा की दीवार पे ऐसे ऐसे लिखवा दिया। ठीक, चलिए बताएंगे, समझ पाए ना कि शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है और गुहा लेख क्या है। वीर बहादुर जी, मैंने कहा ना आपसे कि अशोक के अधिकांश, समझेंगे बाबू, मैंने क्या कहा, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, यानी कुछ की भाषा पाली भी है, लेकिन अधिकांश की भाषा क्या है, प्राकृत है। चलिए, धन्यवाद पिंकी जी। सब लोग बताइए समझ पाए कि नहीं इसको, कंफ्यूजन है? अगर आपको वीर बहादुर जी कंफ्यूजन है तो बताएंगे भाई, समझ गए ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, ठीक, थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए, ये जो इसके शिलालेख होते थे ना, ये दो प्रकार के होते थे, समझेंगे। एक को क्या कहते थे, एक को कहते थे बृहद शिलालेख, क्या, एक को जो है बृहद शिलालेख कहते थे, एक को क्या, एक को लघु शिलालेख कहा जाता था। यही से आपको अपना दिमाग लगाना है, क्या, एक को कहते थे बृहद शिलालेख और एक को क्या, लघु शिलालेख कहते थे। तो कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसा अभिलेख जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा गया होगा वो बृहद शिलालेख होगा, ऐसा अभिलेख जो छोटे छोटे पत्थरों पे लिखा गया होगा वो लघु शिलालेख होगा। ऐसा नहीं है, यही बात आपको याद करना है। देखेंगे, शिलालेख का मतलब, जैसे मान लीजिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने एक पत्थर कटवाया ये, ठीक ना, और अशोक ने क्या किया, इस पर लिखवाया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अशोक ने क्या किया, अशोक ने 14 लाइनें क्या कर दिया, लिखवा दिया। फिर अशोक गया दूसरी जगह, उसने वहां पे क्या किया, एक पत्थर कटवाया और अशोक ने क्या किया, अशोक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन उसने क्या कर दिया, लिखवा दिया। फिर अशोक गया एक जगह, उसने क्या किया, वहां पे एक पत्थर कटवाया। अब देखिए, ये जो पत्थर है ना, हो सकता है इससे आकार में बड़ा हो, क्या किया उसने, एक बड़ा सा पत्थर कटवाया और अशोक ने क्या किया, 1 2 3 4 लाइन यहां पे लिखवा दिया। यानी हम बहुत ध्यान समझेंगे, अशोक ने जो लाइनें लिखवाई हैं वो ज्यादा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बृहद शिलालेख है। यानी अशोक ने जो पॉइंट लिखवाए हैं वो जिसमें ज्यादा है वो बृहद शिलालेख है, ये क्या हो जाएगा, ये लघु शिलालेख हो जाएगा। यानी अशोक के अभिलेखों में जो मैटर लिखा गया है वो मैटर जितना ज्यादा होगा वो बृहद शिलालेख होगा, और जो कम होगा तो क्या हो जाएगा, लघु शिलालेख हो जाएगा। इसमें पत्थरों के आकार से कोई मतलब नहीं है। यानी समझेंगे, अशोक ने क्या किया, अशोक ने 14 प्लस लिखाएगा, अशोक ने 14 बृहद शिलालेख लिखवाए। याद करेंगे, क्या किया, अशोक ने 14 बृहद शिलालेख लिखवाए। यानी अशोक ने क्या किया, अशोक ने पत्थर कटवाया और पत्थरों पे 14 लाइनें लिखवा दिया। ये क्या हो गया, ये पहला शिलालेख हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 13वां है, 13वां। इसी में क्या किया गया है, इसी में 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी शिलालेख का मतलब होता है कि अशोक ने शिलाओं पे जो लिखवाया है, पत्थर के आकार से इसका वर्णन है। फिर समझेंगे एक बार, यानी अशोक ने एक पत्थर काटा, उस पर 14 लाइनें लिखवा दी, 14 बातें लिखवा दी। पहली बात क्या, पहला शिलालेख है। दूसरी बात दूसरा शिलालेख है। तीसरी बात तीसरा शिलालेख है। और 13वीं लाइन में क्या लिखा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीता था। ठीक, अब देखिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने ये शिलालेख लिखवाए, अशोक ने क्या किया, अशोक ने शिलालेखों में 14 बातें लिखवाई और इसको कहां लगवाया, इसको भारत में 8 जगहों पे लगवा दिया। कहां लगवा दिया, 8 जगहों पे लगवा दिया। यानी ऐसे एक हो गया, 2 3, ऐसे भारत के 8 अलग अलग जगहों पे अशोक ने क्या कर दिया, इन 14 लाइनों को लिखवा दिया। और ये क्या कहलाएगा, ये अशोक का बृहद शिलालेख कहलाएगा। यानी अशोक ने भारत के 8 अलग अलग स्थानों पे 14 शिलालेख लिखवाए। इसका मतलब होता है कि अशोक ने 8 जगहों पे पत्थर गड़वाया और पत्थर पे 14 लाइनें सेम लिखवा दिया। वही 14 लाइन क्या कर दिया, हर जगह उसने लिखवाने का काम किया। अब देखिए, ये आपके दिमाग में लाइए, क्यों लिखवाया था। यानी जब अशोक को पूरे भारत को संदेश देना था, जो संदेश अशोक को पूरे भारत को देना था, उसको क्या करता था, वो बृहद शिलालेख में लिखवाता था। ये जो 14 संदेश थे, ये उसको पूरी भारत की जनता को देना था, तो पूरे भारत में क्या करता था, वो इसी को लिखवा दिया करता था। ठीक, लेकिन मान लीजिए अशोक को कोई संदेश केवल इलाहाबाद को देना है, केवल बिहार को देना है, केवल कर्नाटक को देना, तो क्या करता था, वहां पे वो लघु शिलालेख लिखवाता था। यानी वहां पे बातें कम हो जाती थी, 1 2 3 4 बातें हो जाती थी।
याद करेंगे लघु शिलालेख कितने हैं, इनकी संख्या 18 है। अशोक ने 18 लघु शिलालेख लिखवाए हैं। कितने? 18 लघु शिलालेख लिखवाए हैं और ये भारत के 18 स्थानों से प्राप्त होते हैं और इनका विषय क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बहुत ध्यान समझेंगे, यानी ये जो 14 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं 8 स्थान से, इनमें बातें बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है भी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो 18 लघु शिलालेख हैं ये 18 अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। कमेंट करके बताएंगे। बृहद शिलालेख 14 इनकी संख्या है, 8 जगहों से मिले हैं। लघु शिलालेख 18 हैं, इनकी 18 स्थान से मिले हैं। इसका मतलब समझ पाए कि नहीं? हाँ देखिए योगेश जी ने शानदार, योगेश बाबू समझेंगे। अशोक के 18 लघु शिलालेख हैं, ये 18 जगहों से प्राप्त। इसका मतलब क्या, बहुत ध्यान समझेंगे योगेश जी। जैसे मान लीजिए अशोक ने एक लिखवाया इलाहाबाद में, ठीक ना, एक लिखवाया कौशाम्बी में, एक लिखवाया प्रतापगढ़ में। समझेंगे, अशोक क्या गया, अशोक गया, उसने इलाहाबाद में क्या किया, एक पत्थर कटवाया और लिखवा दिया कि आज से गंगा स्नान करने वालों से कर लिया जाएगा। फिर वो कौशाम्बी गया, कौशाम्बी में उसने कहा कि यहां पर यमुना स्नान करने वालों से कर लिया जाएगा, ठीक ना। फिर वो प्रतापगढ़ गया, उसने क्या कहा प्रतापगढ़ में कि भैया प्रतापगढ़ से आंवला उत्पादन करने वालों से कर लिया जाएगा। अब देखिए यहां पे केवल एक बात लिखी है। कितनी? एक बात लिखी है। यहां पे एक बात लिखी, यहां पे एक बात लिखी हो गई। लेकिन आप क्या कहेंगे कि अशोक ने 3 लघु शिलालेख लिखवाए और कहां लिखवाए, तो 3 जगहों पर लिखवाए। यानी ये जो 14 बातें हैं ये सेम बातें हैं, ये 18 बातें अलग अलग बातें हैं। 18 में से मान लीजिए 18 में कोई एक बात ऐसी है जो केवल एक जगह को संदेश देना है तो वहां लिखवा दिया है। यानी ये 18 बातें 18 स्थान से नहीं प्राप्त है, ये 18 बातें अलग अलग टुकड़े में है और 18 स्थानों से प्राप्त है। जैसे आप देखेंगे ये 3 क्या हो गया, 3 इसका अभिलेख हो गया, लेकिन 3 जगहों से प्राप्त हुआ है। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, मैं जानता हूं कंफ्यूजन होता है ना, जल्दी क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप समझ लेंगे मेरे साथ में, बताएंगे, समझ पाए इसको। हाँ बिल्कुल, अरे समर जी जब लोग पढ़ते थे तभी तो इसको लगवाया जाता था। चलिए योगेश जी बताएंगे, समझ पाए, योगेश जी बताएंगे, समझ पाए इसको। हाँ समझ गया ना। चलिए अब देखिए, ठीक हो गया। देखिए आपको सिर्फ क्या याद करना है कि अशोक के 14 अभिलेख 8 स्थानों से प्राप्त हैं। यही आपसे बनने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है जो यहां से आपकी परीक्षा में बनेगा, ठीक ना। फिर देखेंगे, अब देखिए अशोक के स्तंभ लेख की बात करेंगे तो अशोक के कितने स्तंभ लेख है, अशोक के 2 प्रकार के, एक कहते हैं दीर्घ स्तंभ लेख, एक क्या कहते हैं दीर्घ स्तंभ लेख, एक कहते हैं लघु स्तंभ लेख। ठीक वही बात है, दीर्घ मतलब क्या हो गया, इसमें जाता बातें लिखी होंगी, लघु में कम लिखा होगा। ये कितने हैं ध्यान दें, ये जो है इनकी संख्या 7 है। ये दीर्घ स्तंभ लघु की संख्या कितनी है, 7 है। और कितनी जगह से प्राप्त है, ये 7 जगहों से प्राप्त है। कितना, 7 जगहों से प्राप्त है। लघु स्तंभ लेख की बात करेंगे तो इनकी संख्या का पता नहीं है, बहुत सारी संख्या में है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 5 कितनी जगहों से, 5 जगहों से प्राप्त है। ठीक, और गुफा लेख की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, अशोक ने क्या किया था, तो अशोक ने बराबर, कल मैंने आपको पढ़ाया था, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाकर, क्या बनाकर, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाकर और आजीवकों को दान, किसको, आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दिया था। कल मैंने आपको उसको पढ़ाया था। चारों का नाम आपको याद होगा, क्या नाम था, पहले का नाम था कर्ण चौपर, क्या नाम था, कर्ण चौपर। फिर क्या नाम था, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा। फिर क्या नाम था, विश्व झोपड़ी, क्या नाम था, विश्व झोपड़ी। और एक का नाम था लोमस ऋषि। ठीक, चलिए देखें, यहां से आपको, आपके दिमाग आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दिमाग एक बार फिर से देखिएगा। और आपको क्या करना, सिर्फ आप नोट पॉइंट क्या है कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए, अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए और अशोक ने गुहा लेख लिखवाए, याद करना है। और सबसे मेन पॉइंट याद करना है कि अशोक के जो बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त है। ठीक, यही आपको याद करना है। चलिए
हाँ तो वही तो लिखे भाई, 7 है। अच्छा ये बिल्कुल ये 6 होगा क्या, 6 होगा, ठीक, सॉरी ये 6 होगा, ठीक, 6 जगहों से प्राप्त है। नोट करेंगे दीर्घ शिलालेखों की संख्या 7 है, कहाँ से, 6 जगहों से हमको प्राप्त है, ठीक। चलिए अंकित जी नाम नहीं है, अंकित जी नाम नहीं है, नाम का मतलब कि 13वीं लाइन है, ठीक। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ मैटर टाइप करवाया है जो आपको बहुत ध्यान से मेरे साथ में पढ़ने का काम करना है, ठीक ना। ये आपको मैंने आपको एक एक चीज समझाया, अभिलेखों का मैंने आपको परिचय बताया, फिर मैंने आपको अशोक के अभिलेख का ये जो चार्ट है यही जो परीक्षा में प्रश्न आता है, फिर मैंने आपको अशोक के अभिलेखों की लिपि समझाई, भाषा मैंने समझाया, फिर मैंने आपको अशोक के अभिलेखों वर्गीकरण समझा दिया। अब देखिए सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में जो आता है वो आप लोग देखिए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा ये आपके पास PDF भी जाएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, अशोक के अभिलेख, भारत के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया है, यानी भारत में अशोक ने क्या किया, शिलालेख लिखना शुरू करवाया था सबसे पहले। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए, राजा का आदेश के रूप में क्या किया गया, इसको जारी किया गया। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, मैंने आपको बता दिया है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, क्या कहेंगे, शिलालेख पहला बनवाता था, पहला क्या हो गया, शिलालेख। इन्हें 2 वर्ग में बांटा जाता है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। दूसरा क्या, स्तंभ लेख, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। इसमें क्या होता है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। खाली दिमाग क्या है, बृहद शिलालेख का मतलब ये नहीं कि इसमें बड़ी बड़े पत्थर है, इसमें ज्यादा बातें लिखी गई हैं। और तीसरा गुहा लेख, इसका मतलब होता है ये गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं, ठीक। अगला है नोट, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, ये सबसे मेन पॉइंट याद करना है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त है। कहां से प्राप्त है, जो 8 स्थानों से प्राप्त है। यही मैंने आपको यहां भी लिखा था, मैंने आपके लिए यहां क्या लिखा था, देखिए क्या लिखा था, इनकी संख्या कितनी है, 14, 8 जगहों से प्राप्त है। ये सब आपको नहीं याद करना है, ठीक ना। अगला देखेंगे, देखिए शानदार तरीके से याद करेंगे कौन कौन से हैं, कहां कहां से प्राप्त। देखिए ये पहला है, कहां से प्राप्त है, पहला जो अभिलेख है वो सहबाज, मैं बात कर रहा बृहद शिलालेख की। अशोक का जो पहला बृहद शिलालेख है वो सहबाजगढ़ी से प्राप्त है, पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा मानसेहरा से प्राप्त है जो हजारा जिला पाकिस्तान में है। तीसरा कालसी से प्राप्त है जो देहरादून में है। चौथा गिरनार से प्राप्त है जो जूनागढ़ में है। पांचवां धौली से प्राप्त है जो पुरी में है। छठवां जौगढ़ से प्राप्त है जो उड़ीसा में है, ठीक ना। सातवां जो है वो सुपारा से प्राप्त है जो थाने में है। और 8वां जो है वो एर्रागुड़ी से प्राप्त है जो कुरनूल में है। ध्यान देंगे, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, यानी ये 8 ऐसी जगह, ध्यान समझेंगे, ये 8 ऐसी जगह हैं जहां से क्या प्राप्त है, यहां से हमको प्राप्त है दीर्घ शिलालेख। क्या प्राप्त है, इन 8 जगहों से हमको अशोक का क्या मिला हुआ है, दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुआ है, इन 8 जगहों से, ठीक। यानी समझेंगे इन 8 जगहों पे अशोक ने क्या किया है, अशोक ने यहां पे एक पत्थर ऐसे लगवाया है, यहां पे पत्थर लगवाया है, यहां पे पत्थर लगवाया है, यहां पे पत्थर लगवाया और यहां पे, ठीक ना। इन अशोक ने क्या किया, इन 8 जगहों पे 3, 3, 6, 1, 7 और 1, 8, ये 8 पत्थर लगवाए। इसने क्या किया, 8वां में इन्होंने क्या किया है, इसमें 14 बातें लिखवा दिया है, इसमें 14 बातें लिखवा दिया, इसमें 14 बातें, इसमें 14 बातें, इसमें 14, इसमें 14 और इसमें भी इसने क्या 14 बातें लिखवा दी। ये अगर आपको बहुत बड़ी परीक्षा देना है तब आपको इन 8 का नाम याद होना चाहिए। हालांकि यूपी PCS तक की परीक्षा में इन 8 का नाम नहीं पूछता, ठीक ना। तो आपको सिर्फ याद करना है कि 14 अभिलेख कहां मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। देखिए नोट पॉइंट क्या याद करेंगे, 2 अभिलेख कौन से हैं, आप क्या कहेंगे, ये जो कौन है, क्या ये धौली और जौगढ़, याद करेंगे। जो 2 अभिलेख हैं धौली और जौगढ़, ये दोनों अभिलेख अपवाद हैं। याद करेंगे, क्या कह रहा हूं, ये धौली और जौगढ़ जो अभिलेख हैं ये अपवाद हैं। क्यों अपवाद हैं, क्योंकि ये जो बाकी था, जो बाकी 8 बाकी सब हैं, सब में बहुत ध्यान देंगे, बाकी सब में क्या किया गया है, बाकी सब के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी बाकी जगहों से जो प्राप्त हुआ है उसमें 13वीं लाइन में क्या किया गया है, 13वीं लिंग में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और कलिंग कहां है, कलिंग उड़ीसा में था। यानी अशोक ने अपनी पूरी जनता को संदेश दिया कि मैंने कलिंग में उड़ीसा पे अटैक किया, कलिंग को जीतने का काम किया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो अभिलेख लिखवाया धौली और जौगढ़ में, वहां इसने कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों अभिलेख कहां है, उड़ीसा में है।
यानी आपने उड़ीसा में जाकर के कलिंग को जीता था, वहां 1 लाख लोगों को मारा था, और अगर आप वहां के अभिलेख में इस बात का अंकन कर देंगे तो जनता को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। एक तो मुझको मारे भी, ऊपर से आप लिख भी रहे हैं। ठीक, आप बिल्कुल, हाँ, ये सारे अभिलेख अभी हैं, ठीक ना। इसलिए इसे आप क्या कहेंगे, अपवाद क्या था, आप क्या कहेंगे कि धौली और जौगड़ क्या होता है, ये 2 जो अभिलेख हैं ये अपवाद हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 13वीं लाइन है उसमें परिवर्तन किया गया है। नोट करके लिखेंगे कि धौली और जौगड़ से प्राप्त बृहद शिलालेखों को अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यहां पर कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। यानी बाकी 14 लाइनें क्या समान है। और देखिए कौन कौन सा है, इसको नहीं याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। मास्की, गुर्जरा, अब देखिए कौन सा हो गया, याद करें क्या, ये मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, ठीक ना। अगला कौन सा है, ब्रह्मगिरी, भ्राबरू, अरहौरा, जटिंग रामेश्वर, सासाराम, ये हो गया। ये सब है नेटूर, उद्गोलन। मैंने आपको क्या बताया था, ये नेटूर से प्राप्त अभिलेख में, उद्गोलन से प्राप्त अभिलेख में, साथ ही मैंने आपसे क्या कहा था कि ये कौन सा, ये मास्की और गुर्जरा, इन 4 जगह पे क्या लिखा मिलता है, अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है। यानी मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, 4 जगह से जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक का नाम अशोक लिखा है, बाकी सब जगह क्या लिखा हुआ है, देवा नाम प्रिय लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो याद क्या करना है आपको, यहां से आपको क्या याद करना है, पहला पॉइंट ये याद करना है, क्या, ये नोट वाला कि क्या, कि अशोक के 14 शिलालेख 8 जगहों से प्राप्त हैं। फिर आपको क्या याद करना है कि धौली और जौगड़ अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि यहां पर 13वें शिलालेख का वर्णन नहीं किया गया है, या उसको दूसरी भाषा में किया गया है। इसमें कलिंग युद्ध का, इन दोनों जगह कलिंग युद्ध के बारे में नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि कलिंग ही कहां पे था, उड़ीसा में था। अगर लिखवा देता तो जले पे नमक डालने वाली बात हो जाती। अब देखिए साथ ही अगर आपसे कभी कोई, आपको यह भी जानना चाहिए कि मैंने कहा अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए, यानी अशोक के द्वारा हर पत्थर पे 14 बातें लिखवाई गई हैं। 14 बातें क्या दे, पहली लाइन में उसने क्या लिखा, पहली लाइन में उसने किया है, यानी जब उसने पहली लाइन लिखवाई उसने क्या किया, उसने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया और कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। परीक्षा में नहीं आता। दूसरे में लिखा उसने पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी बातों का इसने वर्णन किया। और ये याद करेंगे क्या, इसके दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य और केरल पुत्र नामक राज्यों का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के जो चोल साम्राज्य था, जो चेर साम्राज्य था, जो पांड्य साम्राज्य था, इसका वर्णन कहां मिलता है, तो अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात, इसको याद करेंगे क्या, अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अरे मनीष जी, दीर्घ और बृहद एक ही चीज है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, बृहद का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक ना। चलिए, ज्यादा ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना। देखिए तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया। इसने कहा, तीसरे लेख में इसने लिखा कि हमारे साम्राज्य में जो अधिकारी हैं वो हर 5-5 साल पे जाकर क्या करेंगे, क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक ना। देखिए जब आप, क्या नाम है आपका भाई, हाँ देखिए मनीष जी, जब आप शिलालेख की बात करेंगे तब आप वहां पे बृहद लिखेंगे। जब आप स्तंभ लेख की बात करेंगे तो आप दीर्घ शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। बृहद शिलालेख होता है और दीर्घ स्तंभ लेख होता है, ठीक ना। बृहद का मतलब, शब्द में देखिए थोड़ा सा अंतर क्या होता है, देखिए जैसे मैं कहा बृहद, तो बृहद का मतलब क्या होता है कि ऐसे, ये चीज छोटी थी, ये बड़ी, क्या हो गया, ये चीज बृहद हो गई, ठीक ना। ये क्या था, ये ऐसे से ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, ठीक ना। फिर देखेंगे तीसरा क्या है, चौथे शिलालेख में क्या किया गया है, इसमें अशोक के द्वारा जो धम्म का घोष किया गया, वो कहा गया कि मैं धर्म की यात्रा किया करूंगा। 5वें में क्या कहा गया है, तो 5वें में धम्म महापात्रों की नियुक्ति करने की बात कही गई है और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का वर्णन सब परीक्षा में नहीं आता। 6वें में कहा गया है कि आत्मनियंत्रण करना चाहिए। 7वें में कहा गया कि जितने संप्रदाय हैं सब लोग आपस में मिलजुल करके रहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। 8वें में क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करें क्या, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। 8वें शिलालेख में इसने क्या किया था, इसने अपने द्वारा की गई धर्म यात्राओं का वर्णन किया और बोध गया की धर्म यात्रा का वर्णन किया। मैंने कहा था क्या, ये अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष कहाँ गया था, बोध गया था। ये बात कहाँ लिखी मिलती है, ये बात हमको 8वें अभिलेख में लिखी मिलती है। 9वें की बात करेंगे तो 9वें में इसने धम्म समारोह पे इसने चर्चा किया है, ठीक ना। और 10वें पे इसने क्या किया, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। साथ ही इसने क्या कहा, इसमें गौरव की निंदा की गई कि ज्यादा गौरव इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 11वें में क्या कहा गया, धम्म, अशोक का जो अपना धम्म है, मैंने क्या कहा था, अशोक ने राहुलोवाद सूत्र से,
कहां से? अशोक ने राहुलवाद शुद्ध से प्रेरित होकर अपना धर्म अपनाया था। ये हो गया। 12वें में क्या कहा गया है? इसमें महापात के बारे में। 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अशोक ने क्या किया है? अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है, ठीक ना। और 14वें में इसने क्या किया है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। वीडियो चल रहा है भाई, ठीक। देखेंगे तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद करना है। फिर आपको 8वां, कौन सा? ये 8वां याद करना है। फिर आपको कौन सा? 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक। हाँ अंजना कुमारी जी, अंजना जी इसको बाद में नोट कीजिएगा, ठीक ना। ये अभी आपके पास जाएगा, इसको तब आप वहां से नोट कीजिएगा, ठीक। परेशान न होइए, ये आपके पास जाएगा, वहां से नोट कीजिएगा। इसका मैं आपको अलग से पीडीएफ अभी अपने टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ये अभी पूरी क्लास नोट्स आपके पास जाएगी, आप वहां इसको नोट कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, सीएम जी इसका पीडीएफ मिलेगा, सीएम जी इसका पीडीएफ मिलेगा, परेशान न होइए। चलिए बताइए, कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? बताएंगे। थोड़ा सा कठिन चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। कल मैं आपको इस पर 2 4 10 बातें और बताऊंगा, फिर हम लोग कल मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक। चलिए तो फिर मिलते हैं आज रात में 10 बजे। टॉपिक है